जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 96। आज के लेक्चर में जो हमारा सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होगी क्लास में ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस, लगभग आधे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी फिर आपने उसको खुद करने हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछ लीजिएगा। वो आज का लेक्चर हमारा इन प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन पे ही होगा। तैयार है जी? कल संडे की क्लास में कितने स्टूडेंट्स मौजूद थे या कितने स्टूडेंट्स ने घर से लेक्चर ले लिया? यानी आप सब, आप क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने सस्टेनेबिलिटी का लेक्चर कल वाला नहीं लिया हो? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें शायद एंड पे कुछ अल्फाज जो है वो स्किप हो गया, टाइप नहीं हुए। डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें कुछ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होंगे, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, जो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होंगे वो साथ में आपको शो भी करवाता रहता हूँ, उसका आंसर कहाँ पे आपको मिलेगा। डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आल्सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ। समझिए कि एग्जाम्पल के कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम इंश्योर कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या, कंसेप्ट क्या था, याद है आपको? क्या? हाँ, करंट नीड्स को आपने मीट करना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर नीड्स। तो बताइए, कोई एग्जांपल दीजिए कैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के जरिए से। ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। कोई एग्जांपल दीजिए किसी एक कंपनी की कि उसे कैसे सस्टेनेबल प्रैक्टिस ऑप्ट करनी चाहिए, कौन सी? फॉर एग्जांपल अब ये याद है आपको, सस्टेनेबल प्रैक्टिस हमने कहा पढ़े, जहां पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़े थे ना, एनवायरमेंटल रिस्क, सोशल रिस्क। तो उसके साथ ही हमने ये भी कंसेप्ट स्टडी किया था, हाउ टू ओवरकम। याद है? वो जो हाउ टू ओवरकम था ना, वो है हमारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो कैसे? जैसे वाटर यूजेज जो है उसको मिनिमाइज किया जाए, अल्टरनेट रिन्यूएबल सोर्सेज पे शिफ्ट हुआ जाए। ठीक है, ये हमारे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं जिनको अचीव करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन बतानी है और सिर्फ सोल्यूशन बताना है, उसने इशू बताया नहीं। हाँ, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसका इसमें पूछना वो ये चाह रहा है कि आप मुझे किसी एक कंपनी की एग्जांपल दे दीजिए कि वो कंपनी कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करेगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में बेसिकली फोकस कर रहा है और साथ में उसने एक एग्जांपल मांग लिया। क्वेश्चन 2 कह रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा सॉरी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। केस स्टडी स्टाइल लग रहा है ना, तो केस स्टडी में आपको पता है हमारा असूल क्या होता है, हम पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। Required, identify and explain the most immediate risk faced by company due to its failure to adopt sustainable business practices. Provide justification for the identified risk. कह रहा है मुझे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अगर कंपनी फॉलो नहीं करती तो उसमें जो मोस्ट इमीडिएट रिस्क है इस कंटेक्स्ट में मुझे वो बताएं और जस्टिफाई करें इस रिस्क को। जाहिर है हम केस स्टडी में, आपको पता है असूल है, जो चीज़ भी आइडेंटिफाई करते हैं उसे केस स्टडी के फैक्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। असल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते तो रिस्क क्या होगा। मेरा पहला सवाल आपसे, क्या हमने कोई ऐसा कंसेप्ट स्टडी किया है कि जिसमें उसने हमें सिखाया हो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या रिस्क होंगे? जरा ढूंढे, बुक पे बुक सामने रखे अपनी, और बुक को ढूंढे और मुझे बताइए कि ये किस जगह पे उसने हमें बताया। आपने बोला पेज 102 पे। हाँ जी, ये देखिए, पहले उसने हमसे जो डेफिनेशन पूछी थी वो किस पार्ट में से पूछी थी? ये डेफिनेशन सस्टेनेबल प्रैक्टिस। ठीक है, सस्टेनेबल कोई से भी लिख सकते हैं क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया मुझे कौन सी डेफिनेशन चाहिए। ठीक है,
आप रेडंडेंट की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉटम लाइन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। वैसे रेडंडेंट की डेफिनेशन अमूमी तौर पे ज़्यादा ऑथेंटिक समझी जाती है, तो प्रेफर करें कि अगर उसने कोई भी नहीं मेंशन किया, स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम रेडंडेंट रिपोर्ट की डेफिनेशन ही फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो रिस्क थे वो क्या है, वो ये रिस्क है। इसका मतलब है उसने इस कंसेप्ट में से केस स्टडी बनाई है। पहली चीज मुझे बताइए, क्या इसको देख के आपको लग रहा है कि ये केस स्टडी है? ठीक है, और इस केस स्टडी में अगेन उसने क्या किया, हमसे कुछ आइडेंटिफाई करवाया। आपको पता है मैनेजरियल केस स्टडी में मूल तौर पे क्या करता है, वो आइडेंटिफिकेशन ही करवाता है और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ उसके ऊपर कमेंट्री सजेशंस देने को कहता है कि मुझे सजेशंस दो। यहाँ पे उसने सिर्फ रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात की है। पहला आपने जहन में ये लेके आना है कि इसने कंसेप्ट कौन सा टेस्ट किया है। भाई इसने कंसेप्ट हमारा वो रिस्क वाला टेस्ट किया है जिसमें अगर बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो ना करें तो बहुत से रिस्क होते हैं। अगेन अब उसने सिचुएशन बताई है, इस सिचुएशन में कौन से वाला रिस्क है। तो मुझे बताओ ये सारे रिस्क आप बताइए मुझे, इनको हम रिप्रोड्यूस कर दें या इस केस स्टडी के अंदर जो मोस्ट रेलिवेंट रिस्क है वो हम मेंशन करें, कौन सा है? अच्छा, अमूमी तौर पे जो मैनेजरियल की केस स्टडीज होती है ना, उसमें जब इस तरह फैक्टर्स की लिस्ट होती है, रिस्क की लिस्ट होती है, तो एक केस स्टडी में वो मल्टीपल पॉइंट्स को कह रहा होता है आइडेंटिफाई करो। इसमें मुझे रिक्वायरमेंट को पढ़ के ये बताइए, आपने जो रेलिवेंट रिस्क आइडेंटिफाई करना है, क्या उसने मेंशन किया है कि एक आइडेंटिफाई करना है, 2 करने हैं, 4 करने हैं? तो कोर्स से पढ़ लें, इसको मेंशन किया हुआ उसने। मोस्ट इमीडिएट रिस्क सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक रिस्क बताना है और रिस्क वो कौन सा, जो मोस्ट इमीडिएट। इसका मतलब है हो सकता है इसमें कोई 2-3 रिस्क राइज हो रहे हो, तो वो कह रहा है इसमें से जो सबसे अहम रिस्क है वो मुझे बताओ और उसको जस्टिफाई करवाओ। डन जी। जी आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता। असल अगर जब रिक्वायरमेंट दियो ना, याद रखिए मार्क्स पे हम तब जाते हैं जब पहले प्रायोरिटी है रिक्वायरमेंट की, उसके बाद सेकेंडरी इंपोर्टेंस होती है मार्क्स की। रिक्वायरमेंट हमें बताती है क्या लिखना है, मार्क्स हमें बताते हैं कितना लिखना है। ठीक है, यानी आप मार्क्स देख के ये फैसला नहीं करेंगे 5 मार्क्स है तो उसका मतलब 5 पॉइंट्स लिखने ही। पहले आपने रिक्वायरमेंट में यहां पे क्लियरली उसने बताया, क्या बताया, इमीडिएट। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता ना, इस क्वेश्चन में हम इसको रिस्क के बजाय रिस्क से लिख दे, तो फिर आपकी बात ठीक है कि उसने बोला कि मल्टीपल रिस्क आइडेंटिफाई करो, तो फिर हम उसमें मार्क्स को देख के कोशिश करेंगे जितने ज्यादा रेलिवेंट रिस्क है वो सारे आइडेंटिफाई कर दें। 3 सिचुएशन आपके सामने दे रहा हूं। पहली सिचुएशन कह रहा है मोस्ट आइडेंटिफाइड रिस्क बताओ, कितने रिस्क बताएंगे? मार्क्स को देखने की जरूरत है ये डिसाइड करने के लिए कि कितने रिस्क बताने हैं। ओके, दूसरा उसने बोला है कि 3 रिस्क आइडेंटिफाई करें। 3 क्या मार्क्स देख के ये डिसीजन होगा कि कितने रिस्क? शाबाश ने। तीसरा वो कहता है कि ये रिस्क आइडेंटिफाई करें, प्लूरल फॉर्म। अब मार्क्स को देख के आप डिसाइड करें। अब मार्क्स ज्यादा है तो फिर ज्यादा रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, वो केस में आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा रिस्क आइडेंटिफाई करें। ठीक है जी। अच्छा, फर्ज कीजिए अगला क्वेश्चन मेरा, उसने बोला 3 रिस्क आइडेंटिफाई करें। एक क्वेश्चन में उसने मार्क्स दिए हैं 4 और दूसरे क्वेश्चन में उसने मार्क्स दिए हैं 7। रिक्वायरमेंट सेम है, 3 रिस्क आइडेंटिफाई करें। मेरा तो ये ख्याल है कि 7 वाले में ज्यादा रिस्क आइडेंटिफाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, जब उसने स्पेसिफाई कर दिया 3 तो उसका मतलब 3। अब हमने जो जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन होगी वो बढ़ानी है। क्लियर हो गया जी? चलिए आइए जरा, अब जरा इसको पढ़ के देखते हैं इसमें मोस्ट रेलिवेंट रिस्क कौन सा है और हमने उसको एक्सप्लेन भी करना है। 2 चीजें, रिस्क बताना है, एक्सप्लेन भी करना है। रिस्क याद किए आपने? कौन कौन से रिस्क है जरा मुझे बताइए। एनवायरमेंटल रिस्क, अच्छा, और कंप्लायंस रिस्क, लीगल एंड कंप्लायंस रिस्क, और ऑपरेशनल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंपटीशन रिस्क। ठीक है। अच्छा, इसमें ये कोई हाईली स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स नहीं है। जैसे आप कंप्लायंस रिस्क कह लें या लीगल रिस्क कह लें या लीगल एंड कंप्लायंस रिस्क कह लें या कंप्लायंस एंड लीगल रिस्क कह लें, फर्क नहीं पड़ता, आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कंपेटिटिव रिस्क कह लें, कंपटीशन रिस्क कह लें, बाज़ औक़ात हम मार्केट रिस्क कहते हैं। एक ही मतलब मैसेज एक ही है। मैसेज क्या है कि भाई मार्केट में आपका शेयर कम हो रहा है, आपकी सेल कम हो रही है, कंपेटिटर्स आपको टफ टाइम दे रहे हैं। तो जो रिस्क है कोशिश करें जो बुक वाली वर्डिंग है, जो बुक वाली टाइप ऑफ रिस्क उसने आइडेंटिफाई किए हैं, वर्ड्स हैं, वही यूज करें, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इन केस अगर आपके जहन में वो नहीं आते तो केस को पढ़ के जो रेलिवेंट आपके जहन में
वर्ड आ रहे हैं जो उस रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। कह रहे हैं जी ग्लोबल मैन्युफैक्चर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, लैपटॉप एंड अदर पर्सनल डिवाइसेस हैज कंटिन्यूड टू फोकस सोनली ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विदाउट कंसीडरिंग सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस। बड़ा इशू, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को कंसीडर ही नहीं कर रहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो नहीं कर रहा। ऑर्गेनाइजेशन हैज इग्नोर्ड इमर्जिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, फेलिंग टू इनकॉर्पोरेट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसमें बेसिकली दो इश्यूज मेरे सामने आ गए, एक रेगुलेशंस का और एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस नहीं है, फॉलो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, रिसेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैव स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल लॉज एंड फेलियर टू कंप्लाई विद दीज रेगुलेशन कुड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस। अब बताइए किसकी डिस्कशन ज्यादा करा, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क। हालांकि सब्सिक्वेंट इसके बाद जो हमारा रेपुटेशन रिस्क है वो भी इफेक्ट हो सकता है, जो कंपनी प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेगी रेपुटेशन उसकी इफेक्ट होगी। अल्टीमेटली रेपुटेशन जैसे सोचते जाएं, अगर रेपुटेशन इफेक्ट होने से उसका बिजनेस रिस्क भी तो है, बिजनेस कम होगा, डिमांड कम होगी उसके प्रोडक्ट की, लेकिन हमने एक ही रिस्क बताना है। तो मोस्ट ऑब्वियस रिस्क कौन सा है, रेगुलेटरी। जस्टिफाई कैसे करवाएंगे? अच्छा, जस्टिफाई करवाने के लिए मुझे बताइए, जो हमने याद किया हुआ रटा वो लिखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जो हमने लिखा, या कि केस स्टडी में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके, केस स्टडी में से इंफॉर्मेशन। तो यहां पे बताइए जस्टिफाई करवाइए ये कैसे कंप्लायंस एंड लीगल रिस्क। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज इंप्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने, पहली जगह, जिनकी नॉन कंप्लायंस से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं, और कंपनी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को इग्नोर कर रही है। यानी 3 जस्टिफिकेशन वाले पॉइंट्स आगे जो कि इस रिस्क से रिलेट करते हैं। नंबर 1 स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है, नंबर 2 कंपनी इग्नोर कर रही है, नंबर 3 सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स है जो हमारे इस कंप्लायंस रिस्क से रिलेट करते हैं। बोले समझ आते हैं कि नहीं? तो जरा बताइए ये टाइप ऑफ केस स्टडी कौन सी है, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए कि इस जैसी मजीद केस स्टडी आई क्या पूछ सकता है। उसने हमें एक सिचुएशन दी है जिसमें कोई रिस्क का जिक्र है, हमने उसको आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई क्या सस्टेनेबिलिटी इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबिलिटी जो आई कि आपने नया चैप्टर ऐड किया है, इसमें रटे वाला सवाल आएगा कि केस स्टडी वाला आएगा? दोनों आएंगे, शाबाश। और अगर दूसरा सवाल पता है क्या होगा, रटे वाला मेरे को पता है वो मिलेगा, केस स्टडी में कैसा सवाल आएगा, क्या बताएंगे? हाँ, उसने आपको कोई सिचुएशन दी होगी जिसमें कोई सस्टेनेबिलिटी के हवाले से गलत प्रैक्टिसेस चल रही होंगी, आपने क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है। डन जी। जरा देखते हैं, हो सकता है कि आपने मजीद कोई इस तरह की केस स्टडी आगे टेस्ट की हो, नहीं तो कोई और तरह की केस स्टडी होगी, हमें क्या उससे। हाँ, इसकी अब आगे इसने आपने इसको कितना एक्सप्लेन करना है। देखिए मैंने जो पॉइंट्स क्वेश्चन में थे ना वो इंक्लूड कर दिए। इनका क्वेश्चन यह है कि आगे फर्दर लिटिगेशन की बात कर सकते हैं, लीगल कॉस्ट की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मार्क्स के लिहाज से आपने फैसला करना फिर कि कितनी एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जरा दे। पहला हमारा कौन सा था, रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन, इसके साथ चाहे लिख ले रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन। दूसरा कौन सा है, केस स्टडी, इसके साथ लिख ले केस स्टडी। आगे चलते हैं थर्ड, कह रहा है अल्फा लिमिटेड ए फुटबॉल। अभी इसने जो पार्ट्स दिए छोटे छोटे, तो मेरी एक गट फीलिंग है कि मेरा ख्याल है ये कोई रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होगा, लेकिन बहरहाल देख लेते हैं। कह रहा है अल्फा लिमिटेड ए फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्लेम्स टू अडॉप्ट सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी थ्रू इट्स मार्केटिंग कैंपेन। However, investigations have revealed that some of the company's suppliers are significantly contributing to environmental damages and are also involved in the child labor. अच्छा, मेरा तो ये ख्याल है कि कंपनी अगर सही प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है तो इसके कस्टमर है, सप्लायर है, वो क्या कर रहे हैं इससे तो उसको लेना देना नहीं है। क्या है सप्लायर खास तौर पे, क्या वो रेलिवेंट है? बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर को तो शायद हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सप्लायर को थोड़ा प्रेशराइज फोर्स में ला सकते हैं। डिफाइन द टर्म ग्रीन वॉशिंग।
क्या है ग्रीन वॉशिंग? बीज भाई, ग्रीन कलर की वॉशिंग मशीन को कहते हैं ना ग्रीन वॉशिंग, ऐसा ही है क्या? फिर क्या है ग्रीन वॉशिंग? जी भाई आप बताइए ग्रीन वॉशिंग क्या है? हाँ, फॉल्स क्लेम। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करती है अपने आप को कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो कर रही है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है, जबकि एक्चुअली में वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रही, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन वॉशिंग। तो ये तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था, ऐसा ही है। ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेदर अल्फा लिमिटेड इज इन्वॉल्वड इन ग्रीन वॉशिंग और नॉट। बताइए ग्रीन वॉशिंग में इन्वॉल्व है कि नहीं? कैसे जस्टिफाई करवाएं, एक्सप्लेन करें कैसे? क्योंकि उसके सप्लायर दो काम गलत कर रहे हैं, ये दोनों काम आपने अपने सोल्यूशन में लिखने हैं। पहला काम क्या गलत कर रहे हैं? एनवायरमेंटल डैमेज। दूसरा चाइल्ड लेबर। थर्ड, एक्सप्लेन हाउ नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऑफ सप्लायर्स कुड इंपैक्ट अल्फा लिमिटेड। नॉन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कैसे? हाँ, ये रिस्क याद है, रिस्क 5 रिस्क थे। हाँ जी, हाँ जी, वैसे मजीद भी हो सकते हैं, लेकिन आई कैप ने जो कह दिया हम उसी के ऊपर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर मजीद भी आपके जहन में आ रहे हो ना, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इजाजत है आपको। कुछ जगहों पे नहीं कर सकते जहाँ पे स्टैंडर्ड है, जैसे BCG मैट्रिक्स में कोई 5वीं टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते आप, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज्ड है। लाइफ साइकिल है 4 जो उसने बता दिया डिटेल में, वही मजीद नहीं करना है, अमूमी तौर पे वो सिर्फ 4 में ही डिस्कशन। तो यहाँ पे लेकिन चूंकि ये रिस्क है, इसमें रिस्क मजीद कई किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस एडिशन था आई कैप का, उसने भी उसने डिस्कशन की थी, उसमें रिस्क ज़्यादा थे, और वो पर्सनली मुझे फील होता है ज़्यादा क्लैरिटी के साथ डिस्कशन हुई थी उसमें रिस्क की। लेकिन बहरहाल चलें, अच्छा क्वेश्चन का ये है सर कि इसकी मार्किंग कैसे होगी अगर हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया वो डिफरेंट है और आई कैप से डिफरेंट, आई कैप का कुछ और है, क्या वो करेक्ट मार्क होगा? ये भी क्वेश्चन है। जस्टिफिकेशन भी आपने ठीक दी। मेरा सवाल सिर्फ एक है, क्या जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया क्वेश्चन की किसी इंफॉर्मेशन से लिंक हो रहा है कि नहीं? लिंक हो रहा है तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि पहले ज्यादा अहम वाले रिस्क जो है ना वो डिस्कस करें। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कंप्लायंस रिस्क डिस्कस किया था, हालांकि उसमें रेपुटेशन रिस्क भी आ सकता था, उसमें दूसरे रिस्क भी आ सकता, लेकिन मोस्ट जो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क है उनको जनरल रूल है पहले लिखना चाहिए, और बाद ये ना हो कि आप ज्यादा अहम वाला छोड़ दें और कम अहम वाला रिस्क डिस्कस कर लें। हालांकि ठीक वो भी होगा, लेकिन वो कोई अच्छा नहीं है। जैसे होता है ना, कराहत के साथ बंदा एक्सेप्ट करता है, वो चीज़ होगा। तो बेहतर ये हम डिस्कस करें तो जो ज्यादा अहम रिस्क है वो पहले करें। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में एक नई बात हमें पता चली। क्वेश्चन नंबर 1 था सिर्फ थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 2 था सिर्फ केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ उसने एक पार्ट रिप्रोडक्शन वाला पूछ लिया, केस स्टडी वाला पूछ लिया, तो ये कोई अनहोनी बात तो नहीं ना हुई? नहीं, ओके। आपने क्या आसानी से डिसीजन कर लिया? ये भी बेसिकली इसी टाइप की केस स्टडी है कि उसने आपको इंफॉर्मेशन दी है, उसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस की वायलेशन हो रही थी, आपने उसको आइडेंटिफाई करना। इसमें और इसमें यही हुआ ना, आपको सिचुएशन दी, उसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस की वायलेशन हो रही थी, आपने उस वायलेशन को आइडेंटिफाई करना था। इसमें भी वही हुआ और इसमें भी वही। 4 पे चले जी। क्वेश्चन 4, हाईटेक लिमिटेड ए टेक्नोलॉजी पहले रिक्वायरमेंट, क्योंकि मुझे ये केस स्टडी वाले लग रहा है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी फॉर सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंस प्रोफेशनल। ये तो सीधा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। आगे उसने कहानी, अच्छा शक्ल उसने साइंसदान ने केस स्टडी वाली दिया, रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्शन, ऐसे कभी होता, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते। हाईटेक लिमिटेड टेक्नोलॉजी कंपनी हैज स्टार्टेड अडॉप्टिंग, लेकिन फिर भी मैं पढ़ लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि जब मैं इस रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं ना, तो हाँ क्वेश्चन जो गिवन इंफॉर्मेशन उसको उसमें यूज कर लूं। हालांकि होगा मेरा रिप्रोडक्शन वाला ही, तो इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं, डायरेक्ट आंसर नहीं मैंने करना। टेक्नोलॉजी कंपनी हैज स्टार्टेड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड इंश्योरिंग एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस। ये क्या है? ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी।
The initiative has led to increased investor confidence, improved public perception and long-term cost saving. ये क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस भी थे कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? हमने एडवांटेजेस भी पढ़े थे, ये ले एडवांटेज आपके सामने आके एग्जाम में अगर जाके बिल्कुल सब कुछ भूल जाएं, क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिस एडवांटेज लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल जनरल एडवांटेजेस, उसने कोई टेक्निकल नहीं. The finance team is actively involved in measuring environmental impact and reporting sustainable performance. अच्छा, उसने 3 सेंटेंस में 3 कंसेप्ट डिस्कस कर दिया. अब ये तीसरा कंसेप्ट किससे रिलेट करता है भला? नो, ये कौन सा वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था? फाइनेंस टीम इज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन द मेजरिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट, ऐसा रोल ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स, याद है? हाँ जी बिल्कुल. कैन आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी फॉर सोसाइटी. ये किधर है भला, हमने कहाँ पढ़ा था? ये इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी फॉर सोसाइटी भी है, फॉर ऑर्गेनाइजेशन भी है, फाइनेंस प्रोफेशनल्स भी है. शाबाश. एज इट इज रिप्रोडक्शन, मतलब एज इट इज सिमरात, सेम हेडिंग है, एक्सप्लेनेशन भी सेम है. एग्जाम्पल कोशिश करेंगे हम हाईटेक वाली डालें, कंपनी की, जिस कंपनी को उसने डिस्कस किया, ठीक है, लेकिन एज इट इज भी लिख दे तो प्रॉब्लम नहीं है कोई. भाई क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन है? रिप्रोडक्शन का. याद किया था आपने ये पॉइंट्स? फाइनेंस प्रोफेशनल के 5 पॉइंट्स याद किए थे? कितने स्टूडेंट्स ने याद किए थे फाइनेंस प्रोफेशनल वाले पॉइंट? एक स्टूडेंट ने, बाकी तो पढ़ लिए, समझ आ गई थी क्या करना है. चले बस याद कर लेंगे ना, अब आजकल में कर लें इसको, ठीक है? ताज़ा ताज़ा पढ़ा हो ना तो याद करना आसान होता है. इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या अटेम्प्ट करना है? कंफर्टेबल है? अच्छा, आपने एक चीज नोट किया होगा, आपने तो शायद नोट नहीं किया होगा, लेकिन अगर दूसरे चैप्टर से कंपेयर करें ना, क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है. हाँ समझ आ रही है क्या पूछ रहा है, क्या लिखना है. शुरू में ऐसे बेनिफिट मिल जाता है, जब कोई टॉपिक नया ऐड होता है ना, उसमें इसी तरह का सिंपल है, लेकिन फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट से वो उसको अपग्रेड करना शुरू कर देता है. बहरहाल आपने इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इजी हो या डिफिकल्ट हो, आपने सारे क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन 5, ये जरा देख. अभी तक हमने कौन सी टाइप ऑफ केस स्टडी सीखी है, किस में आ रही है? टाइप ऑफ केस स्टडी इस चैप्टर में से, सस्टेनेबिलिटी में से, हाँ, जिसमें हमें कोई रिस्क आइडेंटिफाई. ओके चलिए आगे देखते हैं, शायद कोई नई केस स्टडी है. रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 रिस्क्स फेस्ड बाय कंपनी फॉर इग्नोरिंग सस्टेनेबिलिटी इन सेटिंग अप न्यू प्रोडक्शन प्लांट इन इंडोनेशिया. क्या आइडेंटिफाई करना है? 2 रिस्क. ये अंडरलाइन कर लें इसको, 2 रिस्क आइडेंटिफाई करने. 2 करने हैं, मार्क्स ज्यादा हो तो फिर कितने करेंगे? फिर भी 2 ही करेंगे. फर्क फिर किस पे पड़ेगा अगर मार्क्स ज्यादा? एक्सप्लेनेशन. शाबाश. एजी केमिकल्स लिमिटेड is a Pakistani medium-sized chemical manufacturing company which supplies industrial chemicals to the textile, agriculture and pharmaceutical industries. यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई रिस्क नहीं. In 2024, AZ Chemicals Limited sought to enter into a new market by setting up a new production plant in Indonesia, despite having no prior experience in the country. इसको अंडरलाइन करें. नो प्रायर एक्सपीरियंस इन द कंट्री. क्या ये कोई रिस्क है? हाँ, प्रायर नॉलेज नहीं है. चलिए इसको देखते हैं. अगर उसने मजीद आगे रिस्क हम बड़े आगे तो उनको हम प्रेफर करेंगे, वरना इसको इंक्लूड कर लेंगे रिस्क असेसमेंट में अपनी. अनफॉर्चुनेटली द मैनेजमेंट मिसकैलकुलेटेड द डिटेल्स ऑफ रीजन्स लेजिस्लेशन डीलिंग विद लोकल इकोलॉजिकल लॉज एंड द हॉस्टाइल राइवलरी फ्रॉम वेल एस्टेब्लिश्ड लोकल प्लेयर. अब यहां पे लोकल लॉस, इकोलॉजिकल लॉस को अंडरलाइन कर रहे हैं. ये कौन सा रिस्क की तरफ इशारा कर रहा है? रेगुलेटरी रिस्क. रेगुलेशन की कंप्लायंस नहीं होगी. किस वजह से नहीं हो पाएगी? नॉलेज नहीं है उसका, उसने मिस कैलकुलेशन की है. नॉलेज नहीं था और मिस कैलकुलेशन भी की है. नो प्रायर एक्सपीरियंस और मिस कैलकुलेशन. फिर कह रहा है एंड द हॉस्टाइल राइवलरी फ्रॉम वेल एस्टेब्लिश्ड लोकल प्लेयर्स. ये कौन सा रिस्क है? ये बिजनेस रिस्क है, कंपटीशन रिस्क भी इसको बोलते हैं. स्ट्रेटेजिक रिस्क कि आप मार्केट में अपना शेयर कैप्चर नहीं कर पाएंगे, कंपेटिटर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिलेगा. ये सेकंड रिस्क है. फिर फर्दर मोर लोकल प्रोटेस्ट
concerning environmental issues coupled with extended waiting periods for regulatory approval greatly hindered progress of the project. लोकल प्रोटेस्ट है, ये भी रिस्क है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो लोकल प्रोटेस्ट का रिस्क है ये मैं किस वाले अपनी कैटेगरी में इंक्लूड करूं। अगर हाँ रेपुटेशन, लेकिन फर्स्ट कीजिए अगर एग्जाम में मुझे समझ नहीं आती, रिस्क मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, मुझे क्लासिफिकेशन की समझ नहीं आती, मुझे क्या करना चाहिए? क्या उस रिस्क की खुद से हेडिंग बना के लिख दूं कि ये रिस्क इसमें राइज होता है? बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ जस्टिफिकेशन के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। विद एक्सटेंडेड वेटिंग पीरियड फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल, इसको क्या कहते हैं? अनयूजुअल डिले इन अप्रूवल्स। क्या कहते हैं इसको? रेड टेपिज्म कहते हैं गालबन इसको, इसके लिए टर्म होती है एक मैनेजमेंट की, रेड टेपिज्म। रेड टेप नहीं सुर्ख फीता कि भैया पैसे मिलेंगे तो फिर फीता काट के काम होगा। रेड टेपिज्म, TAPISM, RED रेड, देखें इसका क्या मतलब है। तो दो रिस्क उसने कहा आइडेंटिफाई कर, तो दो रिस्क तो हमने आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर लिए ना, वो तो हम एडिशनल रिस्क में थोड़ा सा सोच रहे हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। दो रिस्क तो क्लियर है। कौन से दो रिस्क क्लियर है? एक रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क और दूसरा ये स्ट्रेटेजिक रिस्क, बिजनेस रिस्क, कंपटीशन रिस्क के वेल एस्टेब्लिश्ड लोकल प्लेयर जो है उनकी तरफ से हॉस्टाइल राइवलरी है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि हम इंतजार करेंगे। हाँ इंतजार डिले की कंडीशन में, हाँ जी। ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म एक कॉमन फीचर होता है ब्यूरोक्रेटिकल जी। ऑपरेशनल रिस्क का ताल्लुक होता है कि आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो, रिसोर्सेज इनपुट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। क्या यहाँ पे इनपुट रिसोर्सेज की कोई बात कर रहा है? तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन की केस स्टडी का असूल होता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर हमें टेंशन नहीं है। क्यों? दो उसने बोला था, दो आइडेंटिफाई कर लिए। कौन से दो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहे हैं इसमें बताइए जरा? रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिस्क तो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट वेल एस्टैब्लिश्ड लोकल प्लेयर की तरफ से हॉस्टाइल राइवलरी, ये स्ट्रेटेजिक रिस्क, मार्केट रिस्क, कंपटीशन रिस्क, इसके अल्टरनेट टर्म्स बोल दी जाती है जो मिलती जुलती हैं, सेम रिस्क को इंडिकेट करती है ना। नहीं, उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट हिंडर है, तो उसमें क्या फाइनेंस रिस्क लिख सकते हैं, लिक्विडिटी रिस्क लिख सकते हैं, ये भी एक रिस्क है। ऐसा ही है, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भला? इस वजह मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिस्क नहीं है, रिस्क है, बिल्कुल है। क्यों नहीं लिख सकते? केस स्टडी के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने जो रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं वो केस स्टडी की इंफॉर्मेशन के अंदर रह के करने हैं। डन जी। तो ये बताइए क्या ये नया टाइप ऑफ केस स्टडी है कि पुरानी टाइप ऑफ केस स्टडी है? पुरानी टाइप ऑफ केस। तो अभी तक हमें जो क्वेश्चन किए हमने उससे हमें पता चल रहा है कि आईकैप जो टाइप ऑफ केस स्टडी पूछता है वो कौन सी होती है, जिसमें वो ऐसा इंस्टीट्यूशन दे देता है जिसमें हमारे जो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस की वायलेशन हो रही होती है, और हमें कहता है वो बताओ वायलेशन क्या हो रही है, उसका रिस्क आइडेंटिफाई करो। कर रहे हैं आइडेंटिफाई? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मिस आयशा द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सॉरी पहले रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिस आयशा इज परफॉर्मिंग इन कंपनी। बताइए मिस आयशा क्या रोल प्ले कर रही है? सुभान अल्लाह, यानी उसने ये पूछना था। प्रपोज रेमेडियल मेजर्स टू मिटिगेट द वे वाटर स्कैर्सिटी इन द रीजन। कह रहा है बताओ मिस आयशा का रोल क्या है और जो वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से हल किया जाए, इसकी कोई सजेशन दो। तो जब कभी भी आपसे पूछे ना सजेशंस दो, ये नई चीज आ गई। पहले उसने सिर्फ ये कहा था मसला बताओ, अब क्या कह रहा है? सजेशंस भी दो। सजेशंस कहाँ पे है भला? आपकी बुक में सजेशंस कहाँ पे है? क्या कहीं पे सजेशंस दी गई है कि सिर्फ मसले ही डिस्कस किए गए हैं, सिर्फ रिस्क ही डिस्कस किए गए हैं कि कोई सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी डिस्कस की गई हैं? बताइए, ढूंढे जरा ढूंढे। क्या सिर्फ रिस्क डिस्कस हुए हैं या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी डिस्कस हुई हैं? सिर्फ इश्यूज या के सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी? ये देखें, ये इश्यूज हैं। ये क्या है? इश्यूज।
ये उसकी एक्सप्लेनेशन जो केस स्टडी में पूछता है, और ये क्या है उसके प्रिवेंट। इसके साथ हाउ टू प्रिवेंट में चाहे तो लिख ले सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस या सजेशंस फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये 3 टेबल याद कर लें, केस स्टडी आपकी सारी इंशाल्लाह पक्की की हो जाएगी। ये 3 टेबल कौन कौन से, एक एनवायरमेंटल फुटप्रिंट का है, एक कौन सा है सोशल, और तीसरा गवर्नेंस का है, वो तो ESG फ्रेमवर्क है, वो तो अलग है। ये तो 3 पिलर्स वाला कंसेप्ट है। चलो ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डन जी। चलिए आपको पता चल गया अब ये हमारी प्रॉब्लम्स है, और फिर ये उसका सॉल्यूशन है, रेमेडियल एक्शंस हैं, जिसे हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस का लफ्ज लिख ले, ठीक है, तीनों टेबल्स के टॉप पे लिख लें। कह रहा है मिस आयशा, द CFO ऑफ ए लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोटिसेस दैट ए न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कुड पोटेंशियली इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स इन द रीजन वेयर द कंपनी ऑपरेट्स। कह रहा है नया इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, इससे क्या होगा, उसमें पानी का इतना ज्यादा इस्तेमाल होगा कि वो का खतरा है। शी रेजेस हर कंसर्न in a recent board meeting about the potential water scarcity risk associated with this proposed investment project। तो इसमें कौन सा रिस्क सामने आ गया, वाटर स्कैर्सिटी रिस्क। ठीक है, अच्छा अब वो जो रिस्क की 4-5 टाइप उसने हमें अलग से बताई हुई थी, लेकिन ये देखिए ये भी तो सारे रिस्क ही हैं जो उसने हमें 3 पिलर्स में बताए। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिस आयशा इन परफॉर्मिंग मिस आयशा कंपनी में कौन सा रोल परफॉर्म कर रही है। CFO का नहीं है। आपको क्या इस क्वेश्चन के अंदर कैसे, मुझे ये बताइए कैसे पता चला ये सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये कैसे पता चला? ड्रॉट्स की वजह से पता चला, वाटर स्कैर्सिटी की वजह से पता चला। जब वो नेचुरल रिसोर्सेज का जिक्र कर रहा हो ना, किसी भी नेचुरल रिसोर्स का जिक्र कर दे, इसका मतलब है वो कौन से वाले टॉपिक की तरफ लेके जा रहा है आपको, सस्टेनेबिलिटी की तरफ। इसमें उसने बताया था फाइनेंस प्रोफेशनल के 5 रोल हैं। फाइनेंस प्रोफेशनल के 5 रोल याद किए हैं आपने, इसलिए तो जेल में CFO आ रहा है सिर्फ। जरा देखें, पढ़ के देखें 5 रोल्स किधर है। कह रहा है उनमें से बताओ कौन सा रोल मिस आयशा परफॉर्म कर रही है, कौन सा, किधर से रोल? ये आ गया इंपोर्टेंस फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स। ये है 5 रोल। प्लेइंग की रोल इन प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, ये रोल्स है। इनमें बताए कौन से वाला रोल है, उसने मसला सामने आइडेंटिफाई किया है। ये आइडेंटिफाइंग एनवायरमेंटल रिस्क का रोल प्ले कर रही है, जिसमें उसने वाटर स्कैर्सिटी के रोल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखा है। ठीक, नेक्स्ट भाई ये समझ आ गया कौन सा रोल प्ले कर रही है। अब आगे के इस तरह का एक क्वेश्चन पूछेगा रोल पूछने के लिए, तो CFO तो नहीं बोलेंगे, मुझे लगता है बोल देंगे। ओके, required identify and explain any 2 roles that Mr. Ali can perform as a finance professional to help the company for adopting sustainable business practices। लफ्ज़ sustainable business practices से पता चल गया, क्या पता चल गया, sustainability का टॉपिक है। Mr. Ali has recently joined as the chief financial officer of a company that primarily relies on coal-based power for its operations. Company has been facing significant criticism from its stakeholders due to its negative environmental impact. The management has asked Mr. Ali to assess the situation and propose his role in transforming the company into sustainable organization. 2 roles बताने हैं। अब मुझे बताइए क्या ये इश्यू आइडेंटिफाई करने वाला ये क्या रोल, क्या इसका ये CFO का रोल है, ये लिखेंगे? नहीं, वो जो हमने 5 पढ़े हैं उनमें से 2 रोल्स। बताइए कौन से रोल मोस्ट रेलिवेंट है आपके ख्याल में? आइडेंटिफाई, अच्छा मुझे नहीं लग रहा आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल रिस्क से रेलिवेंट है। क्यों नहीं लग रहा भला? हाँ पहले ही हो गया वो आइडेंटिफाई। हाँ, उसके बाद एक्यूरेट रिपोर्टिंग, बोर्ड ने कह रहा है कि हमें रिपोर्ट करो। जाहिर है ये जो भी रिसर्च करेगा उसके बाद जो सामने आएंगे सजेशन वगैरह जो भी, क्या ये रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। एक्यूरेट रिपोर्टिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो टास्क इसको दिया उसके मुताबिक एक्यूरेट रिपोर्टिंग इसका रोल है रेलिवेंट यहाँ पे। यस, और नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटिंग फ्रेमवर्क। कैपिटल एलोकेशन नहीं, क्योंकि बोर्ड ने भी इसको इतना डिसीजन नहीं दिया कि आप
हमारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए अरेंजमेंट्स करो। अगर केस स्टडी में इस तरह की इंफॉर्मेशन देता ना कि हमने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, इसके लिए फाइनेंसिंग अरेंजमेंट जरूरी है, और फाइनेंसिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को, प्रैक्टिसेस को प्रमोट करे, उससे लिंक्ड हो, तो फिर हम उसका कैपिटल एलोकेशन वाला रोल लिखते। लेकिन अभी कौन सा रोल है? रिपोर्टिंग वाला और इंप्लीमेंटिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि इंप्लीमेंटिंग फ्रेमवर्क भी रिपोर्टिंग से रिलेट करता है। एक्यूरेट रिपोर्टिंग करनी है, उस एक्यूरेट रिपोर्टिंग के लिए रेलिवेंट फ्रेमवर्क को अप्लाई करना है। कुछ समझ आ रहा है आपको? फाइनेंस प्रोफाइल। तो अब दो तरह की केस स्टडी हमारे सामने आ गई है सस्टेनेबिलिटी में। एक केस स्टडी वो जिसमें कोई गिवन किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जिसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की वायलेशन हो रही होती है। क्या हो रही होती है? वायलेशन हो रही होती है। उसमें फिर हमसे क्या पूछता है कि रिस्क कौन से हैं, और फिर कभी कभार उसकी रिकमेंडेशन भी पूछ लेता है। अब मजीद ऐड हो गया ना, उसने रिकमेंडेशन भी पूछ लिया, रिस्क भी पूछ लेता है और उसकी रिकमेंडेशन भी पूछ लेता है। तो रिकमेंडेशन कहां से आप बताएंगे, उसको लिखेंगे। रिकमेंडेशन कहां से आएंगी? सस्टेनेबल प्रैक्टिस की जो लिस्ट है वहां से। सस्टेनेबल प्रैक्टिस की लिस्ट कहां पे है? कहां पे सस्टेनेबल प्रैक्टिस? हाँ जी। तो अभी तक दो तरह की केस स्टडी, क्या गिवन इंफॉर्मेशन, रिस्क है, कहेगा आइडेंटिफाई करो, सजेशन दो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। और दूसरा क्या? रोल पूछ सकता है, लेकिन इसका चांस कम है रोल वाले का। ज्यादा चांस किसका है? ये रोल वाली केस स्टडी का और इसके सजेशन का, इसका ज्यादा। एक गट फीलिंग है मेरी। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। लेकिन गिवन इंफॉर्मेशन में उसने जो टास्क दिया है उसने उसमें उसके फंड एलोकेशन की बात नहीं की किसी किस्म की, इसलिए मैं उसको अवॉइड करूंगा। हो सकता है, लेकिन जब मेरे पास दो बड़े रोल आ गए तो मुझे छोटे रोल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जब दो क्लियर हैं कि उसने बोर्ड को रिपोर्ट देनी है ना, अब यही है ना, तो करेक्ट रिपोर्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ये रेलिवेंट। ये मजे का अब टाइम कम है, सवाल मजे का पाया है सर। हाँ बिल्कुल, ये आपको याद है हमने फिर वो स्टडी किए थे क्या वाला? पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। और दूसरा कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किया था? स्टेक होल्डर। अब यहाँ पे देखिए क्या, बीटा लिमिटेड इज अंडरटेकिंग मल्टीपल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर। By using Mendelow's matrix, classify the following stakeholder into appropriate quadrants and briefly justify your classification. क्लासिफिकेशन का मतलब यही है, पावर क्या है, इंटरेस्ट। और ये बिल्कुल वैसा ही है। कैसा? इसकी केस स्टडी को अटेम्प्ट करना बिल्कुल ऐसा ही है। बीसीजी मैट्रिक्स, ये चीज हाई लो हाई लो हाई लो, याद है? आइडेंटिफाई कर। लेकिन इसमें उसने सजेशन नहीं पूछी। अगर मैं ये क्वेश्चन बता दूं, सजेशन भी पूछता कि क्वाड्रेंट क्या बताओ, क्या था? कीप इन्फॉर्म्ड, क्या था? सेटिस्फाइड। स्ट्रेटजीज याद है इसकी? चलिए, स्ट्रेटजी लेकिन नहीं पूछा, कह रहे सिर्फ क्लासिफिकेशन कर लो। तो ये तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। मेंडलोस का मैट्रिक्स है, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ये कैसा है, इसको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है? बीसीजी मैट्रिक्स की तरह करना है। बीसीजी मैट्रिक्स पता है क्या था? ओके, चलिए फिर तैयार है? पावर इंटरेस्ट एनालिसिस करने के लिए तैयार है जी? करें स्टार्ट। ओके, ए मेजर शेयर होल्डर ऑफ बीटा लिमिटेड हैज ए हाई परसेंटेज ऑफ शेयर। इसको अभी मैं इतना लिफ्ट ना कराता इन अल्फाज को। एंड रेगुलरली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। हाँ, अब बताइए क्या है? पावर क्या है? हाई। जस्टिफाई करवाए, किससे पता चला? रेगुलरली पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग, इससे पता चला हाई पावर है। इंटरेस्ट क्या है? हाई किस वजह से? हाई की वजह से। समझ गए? हाई बताना है कि लो, ये बताना है, रीजन बतानी है। ये कौन से वाला हुआ फिर? क्लास की। याद है कि नहीं? ये आपको दिखा दूं, ये कौन से वाले है? ये क्या क्या चीज है? हाँ तो वही है, बिल्कुल वही है। पावर भी तो हो सकता है। नहीं, पावर तब होता है जब वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट। जो बंदा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ना, वो पावर नहीं। ठीक है? स्टूडेंट्स के वालिदैन आ जाते हैं, ठीक है? कॉलेज का कोई डिसीजन है, फॉर एग्जाम्पल कैंपस शिफ्ट करने का डिसीजन लगा लें, क्या
इंटरेस्टेड है वो, इंटरेस्ट बिल्कुल है। पहले घर करीब था, स्टूडेंट को आने जाने में आसानी होती थी, अब हो सकता है दूर हो जाए। क्या उनका पावर है उनके पास डिसीजन करने या चेंज करने की? पावर नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कुछ और चीज है, पावर कुछ और चीज है, ठीक है। वो जो पेरेंट्स है, जो इवन आप लोग भी है, जो स्टूडेंट्स जो हैं, आपके पास पावर नहीं है, इंटरेस्ट है आपका। कॉलेज की कोई भी पॉलिसी हो उसमें आप डायरेक्टली इफेक्टेड है, इंटरेस्ट आपका हाई है, लेकिन कॉलेज की डिसीजन मेकिंग में आपसे पूछ के फैसले नहीं होते, ठीक है। बताए नहीं, बाद में बता दिया जाता है, समझ रहे? तो आप लोगों की कॉलेज के फैसलों में, कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों का इंटरेस्ट हाई है, लेकिन पावर क्या है? ना होने के बराबर। नहीं, इतना भी डिसपॉइंट होने की जरूरत नहीं, जाहिर है टीचर्स होते हैं तो स्टूडेंट्स को सामने रख के पॉलिसी कर रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी में एक इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है, उसको भी कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट, स्मॉल ग्रुप ऑफ लॉयल कस्टमर हु कंटिन्यू टू बाय बीटा लिमिटेड प्रोडक्ट्स ऑल्दो मेनी ऑफ अदर अल्टरनेटिव्स आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। स्मॉल ग्रुप ऑफ लॉयल कस्टमर है, ठीक है, स्मॉल ग्रुप है और कस्टमर है। पावर क्या होगी इनके पास? लो। और इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट भी लो होगा। पावर लो है किस वजह से? स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर है। इंटरेस्ट लो है किस वजह से? अदर अल्टरनेटिव अवेलेबल है। ये चीज क्या कर, अब स्ट्रेटजी उसने नहीं पूछी, अगर स्ट्रेटजी पूछ ले एग्जाम में, मॉनिटर ये कौन सी वाली कैटेगरी है? ये मॉनिटर, ये वाली। डन, आगे चलते हैं। A government regulatory body is responsible for approving new product safety standards, but generally remains passive unless regulations are breached. Government regulatory body is responsible for approving new product safety standard. पावरफुल है कि नहीं है? मुझे तो लगता है। क्या गवर्नमेंट के इदारे जो होते हैं पावरफुल है या नहीं? हम कहेंगे पावर हाई। क्यों हाई? वो न्यू प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड अप्रूव कर सकती है जो हमारे ऊपर अमल करना लाजमी होगा, बट जनरली रिमेन्स पैसिव अनलेस रेगुलेशन आर ब्रीच्ड। ये क्या शो करवा रहा है? इंटरेस्ट लो है, कोई टेंशन नहीं है, जब मसला होगा देख लेंगे। इंटरेस्ट, पावर हाई। भाई समझ आ रही है आपको पावर किस वजह से? नेक्स्ट, एम्प्लॉयज ऑफ बीटा लिमिटेड हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन डेली ऑपरेशंस बट हैव नो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। नो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी से तो कंफर्म हो गया क्या? पावर लो है, पावर लो। एम्प्लॉयज हैं, इंटरेस्ट क्या है कंपनी? हाई होगा, कैरियर बेस कर, बिल्कुल। तो ये इसका मतलब इंटरेस्ट हाई, पावर लो। कौन सी कैटेगरी बनी? इंटरेस्ट हाई, पावर लो। कीप इन्फॉर्म्ड, कीप इन्फॉर्म्ड। Next, a local nature conservation group protesting against Beta's new infrastructure projection in an area of natural beauty. Local group है, अच्छा एहतजाज कर रहा है। क्या डिसीजन मेकिंग में पावर है कि नहीं? नहीं है, तो पावर क्या हुई? लो। लेकिन क्या वो इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी के ऑपरेशंस में, एक्टिविटीज में? यस। तो पावर लो, इंटरेस्ट हाई। कौन से वाली स्ट्रेटजी बनी? पावर लो, इंटरेस्ट हाई, कीप इन्फॉर्म। डन जी? कुछ समझ आया ये किस तरीके से केस स्टडी से सॉल्व करें? ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे बीसीजी मैट्रिक्स। तो इसके साथ चाहे लिख भी दे लाइक बीसीजी, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी, आगे लिख ले इज इक्वल टू लाइक बीसीजी मैट्रिक्स। इसकी नेक्स्ट 3, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने किया हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं असल में केस स्टडी की तरफ, आप केस स्टडी टाइप क्वेश्चन की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं आपको। 9 से ऑनवर्ड अब आपने ये 17, अच्छा 17 में और 23 और 24 में लिंक है। 23 और 24 एक जैसे हैं, कोई एक का कर लिया मतलब दूसरा कर लिया, आपने दोनों ही करने हैं। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से करना है, लेकिन इससे पहले ये नॉलेज 17 जरूरी है। 17 के बगैर आप 23 24 नहीं कर सकते। 17 में बताएं जरा, रिक्वायरमेंट में देखें क्या कह रहा है। जो हमने केपीआईज पढ़े थे
वो हाँ हमने क्लासिफाई करवा रहा है इन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कंपोनेंट। कह रहा है फर्टिलाइजर कंपनी इज वर्किंग ऑन improving its sustainability practices and has gathered the following key performance indicator to measure its performance। स्टार्ट करें, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ये इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें, ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ इसको मार्क कर लें या इसको ना करें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को कर लें, ये उसका समझ वार्म अप है, ये नॉलेज जरूरी है नेक्स्ट केस स्टडी के लिए। क्लासिफिकेशन बताते जाना। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, सोशल या गवर्नेंस, इसके साथ ये लिख लें, एंड पे देखेंगे हम हमें कितने नंबर मिलते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी 16, 16 में से देखते हैं कितने नंबर, कम से कम 12 मार्क्स तो मिलने चाहिए हमें, ऐसा ही है। चलिए, तो पहले वाला कौन सा आपने बताया? इन्वायरमेंटल। सोशल तो नहीं है? ओके। बी, परसेंटेज ऑफ बोर्ड सीट्स टेकन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो गुड गवर्नेंस से रिलेट करता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, गवर्नेंस अच्छी होगी। नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन कम्युनिटी एंड सोशल वर्क, एस लिख ले, सोशल लिख ले साथ से, डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा, शाबाश, पहली अटेम्प्ट है ना इसलिए। डी, परसेंटेज ऑफ एनर्जी यूज्ड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल, ए लिख ले। टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, एनवायरमेंटल। नंबर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इंसिडेंट्स रिपोर्टेड एट द वर्क प्लेस, एम्प्लॉय से रिलेटेड चीजें सोशल होती हैं, गवर्नेंस में नहीं होती। एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो चीजें होंगी, एम्प्लॉयज छुट्टियां कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की प्रमोशन हो रही है, ये क्या होगे? सोशल में होंगे एम्प्लॉय से, ओके चलें देखते हैं एंड में। नंबर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इंसिडेंट रिपोर्टेड एट द वर्क प्लेस, सोशल, ओके। परसेंटेज ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स इंक्लूडिंग वुमेन एट एग्जेक्टिव या मैनेजमेंट लेवल, अच्छा इससे को देखे ना, वुमेन एट एग्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट लेवल, लेकिन क्या ये सोशल फैक्टर भी नहीं है? हाँ, क्या लेबर फोर्स में फीमेल्स की प्रेजेंस होना, ये कौन से वाला फैक्टर है? सोशल फैक्टर, ठीक है। डेमोग्राफिक्स में पढ़ा था ना हमने, पेस्टल एनालिसिस में, ये सोशल है। लेकिन जो ये बात कर रहा है आगे एग्जेक्टिव मैनेजमेंट लेवल, ये जा रहा है हमारा गवर्न। तो अगर एक मैं आपसे कहूं फैसला करें, क्या फैसला करेंगे इसका? गवर्नेंस। उसने इंक्लूडिंग कहा कि कुछ वुमेन, उसने कहा वुमेन वर्कफोर्स पे हैं, लेकिन कुछ वुमेन टॉप पोजीशन पे भी हैं। मुझे ये समझ आ रही है इसकी। चले यार देख ले, सोशल गवर्नेंस, इसको 50-50 पे कर लेते हैं। मेरे ख्याल में अगर मुझे एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं सोशल करूंगा। आप भी चले लिख लें इसको फिर, सोशल। कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द कंपनी इन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, एनवायरमेंटल। परसेंटेज ऑफ प्रोक्योरमेंट फ्रॉम लोकल सप्लायर, ये सोशल है, एनवायरमेंटल तो नहीं है, ओके। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सिक डेज टेकन ड्यूरिंग द ईयर, गवर्नेंस। एम्प्लॉय से रिलेटेड आप ये तो आपने बोला था कि सोशल में लेके जाएंगे। एम्प्लॉय कहाँ काम करते हैं, फीमेल्स कितनी है, कितने बीमार है, कितने तंदुरुस्त है, कितने बड़े कितने बूढ़े, तो खुद ही आपने बोला था सोशल में लेके जाएंगे, अभी नहीं एग्री हुआ था। रेशियो ऑफ मीडियन मेल सैलरी टू मीडियन फीमेल सैलरी, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड मैटर आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर ईयर, हाँ ये एम्प्लॉय ट्रेनिंग भी सारा है। टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड एटसेट्रा, ये क्या है? एनवायरमेंटल। केमिस्ट्री याद आ गई? बहुत ही फार्मूले होते थे, मैट्रिक में पढ़ी थी मैंने, आपकी तो फिर मुश्किल होगी। वो टेबल होता था, पता नहीं फार्मूले, CO2 H2O और पता नहीं N3 होता था, तो अल्लाह जाने क्या, कुछ नहीं याद होता था। हाँ जी, काम भी नहीं आया जिंदगी नहीं। जिन लोगों ने आगे प्रोफेशन के तौर पे चूज किया है उनके लिए तो काम का होगा, हमारे किसी काम का। परसेंटेज ऑफ रिसाइकिल्ड रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग, एनवायरमेंटल। हाँ जी। पब्लिश पॉलिसी ऑन एंटी करप्शन कोड,
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड, ये तो रिपीट हुआ, चले कर चेक करे जरा कितने ठीक है कितने गलत। ना अगर सब ठीक है, सब ठीक हो गया ये तो। चल अच्छा, अब यहां पे क्या करना है, ये केस स्टडी छोटी सी कर ले, ये 2-3 मिनट दे दें एंड पे, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि लगभग सारी टाइप्स ऑफ केस स्टडी आपको बता दी है, बाकी आपने खुद करनी है फिर वो उसी तरह के क्वेश्चन। इसमें चीज नोट कीजिए, उसने समझे किसी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट्स दे दिया आपको, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के, रिक्वायरमेंट समझ ली आपने, समझे गेम समझ आ गई सारी। रिक्वायरमेंट पे ध्यान जरा, इधर पूरा फोकस हो जाए, मुझे 5 मिनट दे दीजिए। कह रहा है बाय यूजिंग ESG फ्रेमवर्क इवैल्यूएट द सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस ऑफ ABC लिमिटेड ओवर पीरियड ऑफ 3 years। हमने इसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है। 2 चीजें सिर्फ आपने लिखनी है। उसने देखे आपको KPIs दिए, परफॉर्मेंस दी है, आज नीचे कह रहा है यूजिंग ESG, इसको अंडरलाइन करें। आपने करना क्या है, इवैल्यूएट, लेकिन हर एक को बताना है कि ये कौन से वाला है, हेडिंग देनी, यानी एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, इसकी हेडिंग लिखते हैं। फिर नीचे क्लासिफाई करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्लासिफाई करेंगे, ये E से रिलेट करता है, S से रिलेट करता है कि G से, वो आसानी से आप कर सकते हैं। क्यों भला, अभी प्रैक्टिस की है। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कौन सा है, सोशल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड, परसेंटेज ऑफ वेस्ट रिसाइकल, एनवायरमेंटल, एवरेज ट्रेनिंग आवर्स, एग्जिस्टेंस गवर्नेंस, टोटल GIG मिशन, एनवायरमेंट। आधा काम हो गया। ESG फ्रेमवर्क बोला है तो हमने हर हेडिंग, हर KPI की हेडिंग देके 2 चीजें बतानी है। नंबर 1 क्लासिफिकेशन क्या है, और नंबर 2 इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। बताइए, ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। लेकिन याद रखें कुछ चीजों का इंक्रीज होना बेहतर है, कुछ का डिक्रीज होना बेहतर है, डिपेंड करता है उसने KPI क्या दिया। ध्यान से, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट क्या होता है, एम्प्लॉय जो छोड़ के जा रहे हैं, कम हो रहा है, गुड या बैड। हाँ, आप इसको थोड़ा सा कमेंट्री कर देंगे कि एम्प्लॉइज जो है उनकी रिटेंशन रेट अच्छा है, इंप्रूव हो रहा है, इसलिए ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्शन बोर्ड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बेहतर है, बिल्कुल। आप स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस की निशानी, हल्की सी कमेंट्री कर देनी है, सिर्फ एक लफ्ज में नहीं, उसको निपटा देना। क्लासिफिकेशन सिर्फ एक लफ्ज की होगी, आगे जो है पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ हल्की सी एक्सप्लेनेशन अगर होता है। परसेंटेज ऑफ वेस्ट रिसाइकल्ड कब, तो ये गुड थिंग होगी, फंस गए, फिर से पढ़े, रिसाइकलिंग कम हो रही है, वेस्टेज नहीं कम हो रही, रिसाइकलिंग कम, ये बैड है। देखा, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, इस पे फंस गए, ट्रैप हो गए। यानी हर चीज का इंक्रीज होना या रिड्यूस होना आपने ऐसे डिसीजन नहीं करना कि हमेशा ठीक होगा। एवरेज ट्रेनिंग आवर्स पर एम्प्लॉय गुड के बैड, एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी ब्राइबरी एंड करप्शन पॉलिसी, टोटल GIG एमिशंस, ये तो कम हो रहे हैं। हाँ, नेगेटिव था, शाबाश, ये पकड़ लिया आपने, इधर फंस गए थे, लेकिन इससे फिर हमने जो सीखा उसे यहां पे अप्लाई किया, शाबाश। समझ आ गई केस स्टडी कैसे, ये दूसरी बड़ी टाइप ऑफ, एक में तो रिस्क हमसे कहता है आइडेंटिफाई करो और सजेशन दो, ये दूसरी टाइप ऑफ केस स्टडी में क्या कहता है, वो ESG फ्रेमवर्क के मुताबिक एनालिसिस करो। इसमें क्या करना है, हर फैक्टर की क्लासिफिकेशन करनी है, कमेंट्री करनी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि मुश्किल। इसी तरह नीचे वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, वो पहली जो क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस इसलिए करवाई थी। डन जी, कॉन्फिडेंट है। बाकी के जितने भी क्वेश्चन आपने कल, आपने सारे ICAP के क्वेश्चन करके आने हैं। केस स्टडीज है तो रिटर्न करके आए, बाकी ज़बानी पढ़ लें, केस स्टडी कम से कम रिटर्न फॉर्म में करके आएंगे। जितनी ज़्यादा रेगुलेशंस होती हैं वो, अगर आप फ्रेमवर्क जो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के हवाले से देखें तो बेहतर है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली नॉट बेटर। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।